यूपी की सियासत से जुड़ा एक पुराना नाम फिर से चर्चा में आ गया है। नाम है हरिशंकर तिवारी का। पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, 7 बार विधायक रहे और उनको ब्राह्मण नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश में जाना जाता रहा है। उनकी जयंती होनी है, करीब है, और एक प्रतिमा स्थापित होनी थी उनकी जयंती पर, जिसके लिए प्लेटफॉर्म जो बना था उस पर चल गया है बुलडोजर और यूपी की सियासत गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और काफ़ी कुछ कहा है, उसके क्या मायने हैं वो आपको बताएंगे। इसके अलावा यूपी सदन में कल विधानसभा में एक ऐसा बिल आया जिसके विरोध में भाजपा के विधायक ही खड़े हो गए। तो ये बिल क्या था, इसकी पूरी क्या कहानी है, ये आपको बताएंगे। और सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी कुबूल जी। कुबूल जी, हरिशंकर तिवारी जो भी यूपी की राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो इस नाम को जानता है। चिल्लूपार से 7 बार विधायक रहे, कैबिनेट मंत्री रहे अलग अलग सरकारों में, और बीजेपी से लेकर सपा से लेकर बसपा तक सबसे उनकी करीबियां रही हैं। जगजाहिर सी बात है, जगजाहिर ये भी है कि हरिशंकर तिवारी जिस क्षेत्र से आते हैं उसी क्षेत्र से आते हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और बुलडोजर चला है प्रतिमा के प्लेटफॉर्म पर। उसके बाद से ही इन दोनों कड़ियों को जोड़ा जाने लगा है, क्योंकि पुरानी अदावत रही है दोनों ही परिवारों के बीच। तो इसको जो भी पॉलिटिक्स हो रही है, अखिलेश यादव का ट्वीट आया है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? निश्चित तौर पे जिस तरह की आप देखें कि लगातार चीज़ें हो रही, ख़ास तौर से योगी आदित्यनाथ और जो हरिशंकर तिवारी जिनकी बात किया है, दोनों की सियासी अदावत कोई आस नहीं जग जाहिर है। और ख़ास तौर से एक योगी आदित्यनाथ को एक आप अगर पूर्वांचल की सियासत देखें तो उसमें हाथा और मंदिर दोनों का लेके एक अलग तरीके की सियासत रही है। ये कहा जाता है मठ, हाँ, पुरानी अदावत रही है। मठ को कहा जाता था वो ठाकुरों का एक केंद्र बन चुका है और हाथा को ब्राह्मणों का। हरिशंकर तिवारी आपको अगर याद हो कि 80 की 90 के दशक में ख़ास तौर से जो बाहुबल का दौर शुरू हुआ, माफियाओं का दौर, उसमें जो हरिशंकर तिवारी का जो उद्भव हुआ वो एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पे स्थापित किया अपने आप को। भले ही बाहुबली रहे हों लेकिन वो ब्राह्मणों के चेहरे के तौर पे स्थापित हुए पूरे पूर्वांचल में, ऐसा नहीं पूरे गोरखपुर इस इलाके में अपनी मजबूत पैठ बनाई। इसके बाद योगी आदित्यनाथ जो है जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद से आप देखें तो हरिशंकर तिवारी के लिए थोड़ा सा डाउनफॉल शुरू हुआ और योगी आदित्यनाथ का खासतौर से उस समय ग्राफ भी बढ़ा। तो मुझे लगता है कि जो है अभी आपको याद होगा कि 2017 में जैसी योगी सरकार बनी वैसे ही एक सीबीआई का छापा जो है हरिशंकर तिवारी पे पड़ा, उसको लेके राजनीति हुई। लेकिन उस वक्त तक भारतीय जनता पार्टी की शुरुआती राजनीति लगातार बढ़ रही थी, लेकिन 2014 के बाद जो राजनीतिक में बीजेपी के एक गहरा झटका लगा है, और ऐसे में हरिशंकर तिवारी पे के जो खासतौर से 5 अगस्त को उनकी प्रतिमा लगना है, उनके गांव में जो है उनकी मूर्ति का लगाने की कोशिश करो, चबूतरे को लेकर खासतौर पर ग्राम पंचायत थी, प्रशासन कहना है कि उनकी अनुमति नहीं थी, उसको लेकर शिकायत हुई थी, इसलिए बुलडोजर चला। लेकिन उसको हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी ने उसको ब्राह्मण अस्मिता से जोड़ दिया। अब उसको शत्रुता का संकेत दिया, कहा राजनीतिक दुश्मनी निकाली जा रही है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका निशाना राज्य सरकार की तरफ था, वहाँ के स्थानीय विधायक हैं उनकी तरफ इशारा था। तो इसको पूरी रंग देने की कोशिश की, और उसमें तब और इंटरेस्ट हो गया जब समाजवादी पार्टी पूरी तरह से कूद गई। अखिलेश यादव का सुबह ट्वीट आता है, वो उसको मान सम्मान से बताते हैं कि अभी तक जो है ट्वीट किया कि अब तक बीजेपी का बुलडोजर दुकान मकान पर चलता था, अब दिवंगतों के मान सम्मान पर भी चलेगा। उसके बाद समाजवादी पार्टी के तमाम नेता इसको ब्राह्मण बनाम ठाकुर की से नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लगातार जिस तरह समाजवादी पार्टी के नेता हरिशंकर तिवारी और विनय शंकर तिवारी के पक्ष में खड़े हैं और इसको पूरा नैरेटिव ठाकुर बनाम ब्राह्मण बना रहा है, लेकिन है उसके पीछे की राजनीति है। क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जीती है, उसकी राजनीति समझने से पहले मैं अपने दूसरे गेस्ट जो हैं विजय उपाध्याय जी, उनका स्वागत करता हूं। विजय जी, एक पॉलिटिक्स शुरू हो गई इस पूरे मसले को लेकर भी। हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा, उसके लिए चबूतरा बना और चबूतरे पर चल गया बुलडोजर, और उसके बाद से ही जो एंगल बनाया जा रहा है वो है कि ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर की वो पॉलिटिक्स। और उस जो पूर्वांचल के क्षेत्र रहा है वहाँ ये पॉलिटिक्स लंबे समय से चलती भी आ रही है। और विनय शंकर तिवारी जो उनके बेटे हैं उनका बयान आ गया है, अखिलेश यादव का बयान आ गया है, बीजेपी कह रही है कि तिवारी परिवार ओछी राजनीति कर रहा है। इस पूरे मसले को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ठाकुर बाभन की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई जो बात कबूल जी ने कही कि मठ वर्सेस हाथा जो है, बड़ा पुराना इतिहास है उसका। गोरखपुर यूनिवर्सिटी बनने के समय से सूरतमणि त्रिपाठी एक आईसीएस थे, उन्होंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी को बनाने में काफी कंट्रीब्यूशन दिया था, चुनाव लड़े थे, जीत गए थे।
उसमें महंत दिग्विजय नाथ जी थे, उन्होंने उनके मुकाबले चुनाव लड़ा था, वो हार गए थे। वहां से ये चीजें चलती हैं आगे, और इसमें कास्ट लाइन नहीं है, लेकिन लोग इस तरह से भी देखते हैं। समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को के साथ खड़े होने का मैसेज दे रही है, वो ठाकरों के विरोध में नहीं, क्योंकि राजपूत तो लोकसभा चुनाव में सपा के साथ आ चुका है। सपा का जो जीत का फार्मूला इस बार बना है, उसमें मुस्लिम यादव जो बेस वोट बन गया, इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा छोड़कर इन्होंने कहा कि हम केवल भाजपा को हराएंगे, और उन्होंने इसके अलावा अति पिछड़ा, दलित और राजपूत, ये तो इनके जीत के कारण बन गए। अब चूंकि फ्यूचर की पॉलिटिक्स बड़ी जटिल है उत्तर प्रदेश की, तो फ्यूचर के हिसाब से वो अखिलेश जी ने एक वरिष्ठ समाजवादी नेता को, जो इत्तेफाक से ब्राह्मण भी हैं, माता जी। प्रसाद पांडे को उन्होंने नेता विरोधी दल बनाया। अब इससे दो बातें हुई। एक तो एंटी ब्राह्मण वाला जो सपा के ऊपर ठप्पा लगाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही थी, वो खत्म हो गई। दूसरी, अगर भविष्य में कांग्रेस ये सोचती है कि बीजेपी कमजोर होगी और ब्राह्मण मेरी तरफ आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण का महत्व इसलिए है कि एक तो यूनाइट तो खैर नहीं है, ये एकजुट होकर वोट नहीं करते हैं, अलग अलग जगह वोट करते हैं, लेकिन फिर भी मुस्लिम के बाद सबसे बड़ी आबादी 1931 की जो सेंसस है, जी। उसके हिसाब से ब्राह्मण की है। तो ये एक कॉम्बिनेशन कैसे बनता आप देखिए, 10% यादव, 19% मुसलमान, 12-14% ब्राह्मण, फिर अति पिछड़ा, अति दलित, बचा क्या? जी। तो ये फार्मूला अखिलेश लेके चल रहे हैं। एक्चुअली ये जाति विहीनता की तरफ की जो राजनीति होती है कि सब हमारे साथ हैं, वो मैसेज वो दे रहे हैं। और इसमें ये जो ताजा एपिसोड है, इस एपिसोड में जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, उससे मैसेज ये गया कि सरकार एंटी ब्राह्मण है। और सरकार आप चूंकि देखिए, आप हरिशंकर तिवारी को माफिया कह सकते हैं। माफिया एक गंदा शब्द है, जी। जो इटली के माफियाओं के, इटली से गए अमेरिका में लोगों ने जो वहां शुरू की, जिनका जिनका दखल क्राइम में था, जिनका दखल पॉलिटिक्स में भी था, जिनका दखल ब्यूरोक्रेसी में भी था, यानी वो सब कुछ कर सकने वाला जो सक्षम व्यक्ति था, वो माफिया था। हरिशंकर तिवारी को किसी मामले में आज तक सजा नहीं मिली, और भारत का कानून ये कहता है कि अगर किसी को सजा नहीं मिली तो निर्दोष है, उतना ही मासूम है जितना एक आम आदमी। और इसी आधार पर लोग चुनाव लड़ते हैं, तब तक लड़ते हैं जब तक उनको सजा नहीं हो जाती। अगर 2 साल की भी सजा हो गई तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, 6 साल का रोक लग जाता है, उसमें भी अलग अलग कैटेगरी है। तो हरिशंकर तिवारी कानूनी तौर पे सजायाफ्त कभी नहीं रहे हैं। मुकदमे उन पे वैसे ही दर्ज हुए जिससे तमाम उत्तर प्रदेश के लोगों पे दर्ज हुए, और मुकदमों में वो बरी हुए, बहुत से मुकदमों में बरी ही हो गए, बहुत से मुकदमों में केस खत्म हो गया, चार्जशीट लग जी। गई, फाइनल चार्जशीट लगी जिसको कहते हैं, फाइनल रिपोर्ट लग गई। तरह तरह के उपक्रम हुए जो कानूनी तौर पर, लेकिन उनको किसी मामले में सजा नहीं। तो एक व्यक्ति जिसको सजा नहीं हुई, उसे हम माफिया तो कह सकते हैं, ठीक है माफिया थे वो, लेकिन वो दोष सिद्ध अपराधी नहीं। तो जाहिर है कि जब दोष सिद्ध अपराधी नहीं थे, तो समाज में आप उनको क्या कह के उनकी आलोचना करेंगे? यही आलोचना करेंगे कि भाई ये बड़े दबंग और दबदबे वाले आदमी थे। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार कोई अगर जेल से चुनाव जीता था, और वो भी तब जीता था जब इंदिरा जी की के शहीद होने की जो सिंपैथी की लहर थी, उस लहर में 85 में वो जीते थे, जी। लहर के खिलाफ जीते थे। तो आप समझ सकते हैं कि उस जमाने में वो कितने लोकप्रिय रहे होंगे। सन 1985 में जब वो जीते थे पहली बार निर्दलीय, फिर कांग्रेस ने उन्हें एक्सेप्ट किया, कांग्रेस में रहे लंबे समय तक। कांग्रेस के बाद जब कांग्रेस कमजोर हुई है, तब वो बसपा में गए हैं, फिर सपा में, सब बसपा टूटी तो फिर सपा भाजपा में आ गए। भाजपा के अलायंस में वो कल्याण सिंह के मंत्रिमंडल में मंत्री थे, लोकतांत्रिक कांग्रेस के जरिए। फिर उसके बाद जी। बाद में वो बसपा में गए, और कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह और रामप्रकाश गुप्ता 3 मुख्यमंत्री थे भाजपा के, जिनमें वो मंत्री थे। जी। मुझे जहां तक याद है, शायद 2002 में भी वो मंत्री थे जब बीजेपी और बीएसपी की सरकार बनी थी, तो शायद जी। बीएसपी से चुनाव लड़के जीते थे वो। तो एक उनकी अपनी एक हिस्ट्री है। अच्छा, फिर होता क्या है, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जब कहीं लोगों में आपस में विभाजन होता है किसी कारण से, तो उस विभाजन का इम्पैक्ट पड़ता है।
एक गुट बनता है तो अपने आप स्वतः एक दूसरा गुट अस्तित्व में आ जाता है। जी। तो गोरखपुर की राजनीति की परिस्थितियां भी ऐसी ही हैं। एक गुट बना तो उसके जवाब में अपने आप एक दूसरे गुट ने आकार ले लिया। उस न्यूटन का थर्ड लॉ अगर आप देखें कि जी। क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो वो थर्ड लॉ भी वहां लगा गोरखपुर में और उसका एक इम्पैक्ट दिखाई दिया। अभी जो चीजें हैं उसमें अखिलेश जी ब्राह्मणों के समर्थन में मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा वोट बैंक, मजबूत वोट बैंक है जो अभी सपा के साथ नहीं है, वो ब्राह्मण है। और अगर ब्राह्मण थोड़ा सा भी सिंपैथी सपा के साथ दिखा देगा, यानी अगर टोटल वोट में से 20% भी, यानी अगर कहीं 100 वोट ब्राह्मणों के हैं उसमें से 20 वोट भी अगर सपा को मिल जाएंगे तो सपा का काम बहुत आसान हो जाएगा विधानसभा जी। चुनाव में, और सीटों की संख्या चमत्कारिक तरीके से बढ़ जाएंगी। और बिल्कुल। जो सूरत मणि त्रिपाठी जी थे उन्हीं के परिवार से हैं, जो देवरिया से इस बार त्रिपाठी जी चुनाव लड़े हैं, उन्हीं के शायद पड़पोते हैं वो। जी। तो वो एक है, बहुत लंबे समय तक उस परिवार को टिकट भी नहीं मिला था। इस बार मिला और वो जीते भी। वो भी काफी पढ़े लिखे आदमी हैं, आईटी बीटेक हैं और काफी सोशल वर्क उन्होंने किया है। तो अब जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है वो एक नए आकार में, एक नए समीकरण के साथ आगे बढ़ रही है। बिल्कुल मुझे विजय जी, लगता है मैं कि थोड़ा अपने साथी कबूल जी से इस बारे में आगे बात विस्तार चाहता हूं। आपने जिस बात को शुरू किया था, विजय जी ने वही बात समझाने का प्रयास किया कि अखिलेश यादव कैसे ब्राह्मणों को लुभाने में लगे हैं, ब्राह्मण वोट बैंक को लुभाने में लगे हैं, और उनको लगता है कि 2027 के लिहाज से अगर ब्राह्मणों का एक चंग उनके साथ जुड़ता है तो उनकी राह आसान हो जाएगी। इसीलिए इस जो दो कदम लास्ट उनके उठाए गए, माता प्रसाद पांडे को उन्होंने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया, उसके बाद ये बात कही गई, और हरिशंकर तिवारी के मामले में जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है उसके बाद ये मायने निकाले जा रहे हैं कि पूर्वांचल के क्षेत्र में खास तौर पर अखिलेश यादव की नज़र है। निश्चित तौर पे देखिए, अखिलेश यादव को ने जहाँ तक दलित, मुस्लिम, अति पिछड़े और ख़ास तौर से जो दलित वोटों को जोड़कर, यादव वोटों को जोड़कर जहाँ तक पहुँचना था, लक्ष्य जो है अखिलेश यादव, पहला लक्ष्य उन्होंने 2022 में हासिल किया, फिर 2022 से ही 2024 की भूमिका तैयार की। अब वो 2024 के नतीजों से 2027 की पिच तैयार कर रहे हैं। अखिलेश यादव इस बात को बाखूबी समझ रहे हैं, वो अपने नफ़ा नुकसान दोनों देख रहे हैं। उन्होंने आकलन किया चुनाव के नतीजों का, अगर आप आकलन करें जी। तो खास तौर से समाजवादी पार्टी को अगर कहीं सबसे ज़्यादा चुनौती मिली है और शिकस्त मिली है तो वो इलाका गोरखपुर मंडल का है। जी। गोरखपुर के इलाके में आप देखेंगे तो 39 विधानसभा सीटें आती हैं, समाजवादी पार्टी के पास महज 6 सीटें हैं। लोकसभा सीटें आप देखें तो भारतीय समाजवादी पार्टी महज 1 सीट जीत पाई है। तो निश्चित तौर पे अखिलेश यादव को ये बात लग रहा है कि अगर उस इलाके में हमें पैठ जमाना है तो हमें कौन सा वोट भाजपा से अपने साथ लाना है। उनको लग रहा है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, ऐसे में अगर हम ब्राह्मणों को मैसेज दें, जो बात विजय जी कह रहे थे, मैसेज दे रहे हैं, निश्चित तो मैसेज दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ वो एक नैरेटिव गढ़ हैं। उनको लग रहा है कि उस इलाके में खास तौर से हम जो है बलिया में, इस इलाके में तो वो जिताने में सफल रहे हैं। पूर्वांचल पूरा यहाँ से आप अवध से शुरू करें तो आप अयोध्या से लेके पूरा चले जाइए आजमगढ़, वो पूरे बेल्ट में उन्होंने सफाया कर दिया, बीजेपी कहीं भी नहीं बची है। लेकिन अब आप अगर जैसे गोरखपुर से आप चलते हैं, गोरखपुर बस्ती होते हुए जैसे ही आते हैं गोंडा, बहरा, ये पूरे आइए तो यहाँ तक पूरे बहराइच तक जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। यही इलाका है जहां योगी आदित्यनाथ का सबसे मजबूत गढ़ है। जी। उनको लगता है कि अब हमें सबसे जो जहां तक बीजेपी को चोट देनी थी हम दे चुके हैं, अब हमें अगर देने ही तो योगी आदित्यनाथ के मजबूत दुर्ग में देनी, और उस दुर्ग में देने के लिए योगी आदित्यनाथ के लिए जो अभी तक जीत का या भाजपा की जीत का आधार बन रहा है वो ब्राह्मण वोट और ठाकुर वोटों का जो कम्बिनेशन है, और वहाँ पे जो और तमाम जातियाँ जुड़ जाती हैं तो एक मजबूत सोशल इंजन बीजेपी की बन जा रही है। उसको अभी तक जो है सपा जो है उसमें सेंध नहीं लगा रही। तो उनको लग रहा है कि अगर आसानी से कोई और जुड़ सकता है तो वो ब्राह्मण समुदाय है। इसीलिए आप देखिए माता प्रसाद पांडे उसी इलाके से आते हैं, और खासतौर से जो योगी आदित्यनाथ का इलाका है। और दूसरा जो है हरिशंकर तिवारी के मामले में जिस तरह समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया वो भी उसी इलाके से हैं, यानी कि वो सीधा सीधा मैसेज दे रहे हैं ब्राह्मणों को। आप देखिए हरिशंकर तिवारी के बेटे जो हैं भीमशंकर तिवारी, उनको चुनाव लड़ाया था, उनको चुनाव भी लड़ाया कहाँ से, डुमरियागंज से, जहाँ से बीजेपी के ठाकुर कैंडिडेट जगदम्बिका पाल लड़ रहे थे। भले ही नहीं जीत पाए लेकिन वो चुनाव बहुत मजबूत लड़े। इसके अलावा आप देखिए गोंडा में
तो गोंडा में जो है खास उनके कैसरगंज में ब्रजभूषण तिवारी के बेटे के खिलाफ भी अगर चुनाव किसी को समाजवादी पार्टी ने उतारा तो वो भी ब्राह्मण कैंडिडेट। तो अखिलेश यादव इस बात को बखूबी कि वो ठाकुर बनाम ब्राह्मण के नैरेटिव को स्थापित करना चाहते हैं। उनको पता है कि इस इलाके का जो ठाकुर है वो भले ही अवध का ठाकुर प्रतापगढ़ इस इलाके का ठाकुर आ गया हो, लेकिन इस इलाके का जो ठाकुर है उसको साधने में आना भी मुश्किल है। योगी आदित्यनाथ जब तक हैं, ऐसे में हमें जो दूसरा वोट है सॉफ्ट करना उनको दिख रहा है, उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी आज पूरी तरह से, अब देखिए, ऐसा दिखाने में जुटी हुई है कि वो हरिशंकर तिवारी की सबसे बड़ी हितैषी। बिल्कुल विजय जी, मेरा आपसे इसी से जुड़ा एक सवाल ये भी है कि बीजेपी के लिए तो ये चिंता की बात होगी कि सपा कह रही है कि बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है और ब्राह्मण बीजेपी का बेस वोट बैंक माना जाता है। तो बीजेपी की तरफ से जो एक रिएक्शन आया है कि विजय शंकर तिवारी ओछी राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा जो ब्राह्मण लीडरशिप है वो इस पूरे जो नैरेटिव है इसको कैसे देख रही है? कुछ इसका काउंटर आ रहा है कि आपकी इस बात हुई क्या? नहीं, देखिए, बीजेपी आजकल जिस परिस्थिति में है वो चीजों को समझ ही नहीं पा रही है। वो बहुत देर से रिएक्ट करेगी और तब तक पानी काफी बह के आगे चला जाएगा जी। और जब वो जागेंगे तब तक अंधेरा हो जाएगा, सवेरा नहीं होगा। और यही स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश, एक्चुअली जो बात कबूल जी कह रहे हैं उसमें मैं ये देखता हूँ कि इस इलाके में पहले कई ब्राह्मण लीडर जो है समाजवादी पार्टी के मजबूत, ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी और दूसरे कई नेता यहाँ से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े थे। और ये एक ऐसा सनातन पांडे भी बलिया से इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिन्होंने चंद्रशेखर के पुत्र को हराया। और मैं आपको बताऊं कि भाजपा के लोगों ने ही सपा से कहा कि आप सनातन पांडे का टिकट बिल्कुल मत काटिएगा, काट देंगे तो ये दूसरा नया कैंडिडेट जीत नहीं पाएगा, सनातन पांडे ही जीतेंगे, इनको बनाए रखे। तो ये इस तरह की बड़ी रोचक चीजें हैं। एक्चुअली ये लड़ाई कुछ और चीजों पे चली गई है। अखिलेश का समीकरण, इस समय अखिलेश के दिन अच्छे हैं, वो बहुत जो फैसले ले रहे हैं सटीक फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। शायद उनका अच्छा समय आ गया है और इस तरीके से उनके फैसले जो है, अब इस मामले में भी उन्होंने, देखिए, क्षत्रिय वर्सेस ब्राह्मण कभी सपा नहीं चाहेगी क्योंकि सपा के साथ क्षत्रिय हैं, तो वो इसको इस तरह के मोड़ पे नहीं ले जाएंगे। वो ये दे सकते हैं मठ वर्सेस ब्राह्मण, ये दे सकते हैं, या सरकार वर्सेस ब्राह्मण, सरकार ब्राह्मणों का, हाँ, सरकार ब्राह्मणों के खिलाफ है, ये मैसेज देने। क्योंकि आप देखिए कि पिछले 4 महीने 5 महीने से जितने भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं उनसे आप सवाल कुछ भी करिए, वो सबसे ज्यादा जो मुद्दा उठाते हैं वो कानपुर में एक दीक्षित परिवार के माँ बेटी को पुलिस ने जो झोपड़ी बुलडोज की, उस झोपड़ी में आग लगी और उसी के नीचे दब के वो मर गए, उसमें सरकार ने कुछ किया नहीं। इसके अलावा अभी कई और ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां बाय द वे ब्राह्मण है मरने वाला, तो सपा उसके साथ बहुत सिंपैथी से खड़ी हुई है। तो एक मैसेज ये दे रही है कि सरकार जो है ब्राह्मणों के खिलाफ है और जो क्षत्रिय माफिया हैं उनके साथ है। ये सपा के प्रवक्ता, आपको आमतौर पे सवाल कुछ भी हो जवाब उनका यही आता है कि भाई देखिए सरकार जो ब्राह्मणों का उत्पीड़न कर रही है, और ये मैसेज देने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। होता क्या है कि वो जो गोएबल्स की थ्योरी है कि अगर 100 बार किसी बात को कहेंगे तो वो बिल्कुल एस्टेब्लिश हो जाता है, चाहे झूठ भी हो। लेकिन यहाँ अगर तथ्य है तो 100 बार कहने की जरूरत नहीं पड़ती, शायद 75 बार में ही काम चल जाए, क्योंकि तथ्य भी लोगों को जानकारी में। तो सपा इस तरह से काम कर रही है। और जब सरकार में संवादहीनता की स्थिति है, आप देखिए इनमें आपस में भी सिर्फ टॉवल इतने दिन चलता रहा, और इसी सिर्फ टॉवल के बीच में जब राजपूत समाज ठाकुर चौबीसी की मीटिंगें हो रही थी तो भी बीजेपी उन्हें मैनेज नहीं कर पाई, और वहां पे बीजेपी को उसका बहुत नुकसान हुआ। 44 सीटें वो हारी जहां 80 सीट जीतना चाहते थे। तो जो सामाजिक समीकरण है तो काफी छिन्न भिन्न है और उसका लाभ, ठीक कह रहे हैं विजय जी आप, इसको इसमें देखने वाला होगा इस पूरे मसले में कि बीजेपी इसको कैसे हैंडल करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कबूल जी, आखिरी जो हमारा मुद्दा है उस पर हम बात कर लेते हैं। नजूल संपत्ति, उत्तर प्रदेश में जो एक बिल आया विधानसभा के अंदर जिसका बीजेपी विधायकों तक ने विरोध कर दिया। सिद्धार्थनाथ सिंह, हर्षवर्धन वाजपेयी, ऐसे विधायकों ने विरोध किया। राजा भैया विरोध में खड़े हो गए
आराधना मिश्रा विरोध में खड़ी हुई, हालांकि बिल पास हो गया। थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए हमारे दर्शकों को। एक सबसे बड़ी बात है, नजुल के जो भूमि है, खासतौर से नजुल भूमि वो होती है जिसको अंग्रेज़ों ने, जो आंदोलनकारी थे जो थे, उनसे ज़मीनों को जब उनको गिरफ्तार करते थे या उनके ऊपर वो करते थे, उनकी ज़मीनों को जो अपने एक्वायर करते थे, उसी ज़मीन को आज़ादी के बाद जो है वो नजुल ज़मीन कहलाती थी। वो ज़मीनें आज़ादी के बाद बहुत सारे लोगों के पास है, शहरों के आसपास थी, तो वो चीज़ें उस पर अलग अलग चीज़ों का बसावट हो गई है। तो बहुत ज़्यादा ज़मीनें जो ज़्यादातर है, उसको अब सरकार ने कहा है कि जो खासतौर से इसके लिए बाकायदा एक कानून लाई है, विधेयक लाई है कि जो नजुल की ज़मीनें हैं उन पर जो अवैध कब्जे उनको हटाया जाएगा, और वो ज़मीनें खासतौर से उन इलाकों में अगर किसी को ज़मीन दी जाएगी तो 30 साल की लीज पे दी जाएंगी, और वहाँ पे उसको सार्वजनिक प्लेस बनाया जाएगा, निजी किसी की संपत्ति नहीं होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम जिन लोगों के पास नजुल की ज़मीनें हैं या शत्रु संपत्ति ज़मीनें, उन पर कोई के पास कागज़ नहीं है। शत्रु संपत्ति तो सरकार ले लेती है, जो पाकिस्तान चले गए हैं। नजुल की ज़मीन जो है खासतौर से, वो ज़मीन जो है बड़ा मामला है। खासतौर से शहरों के आसपास में जो बसावट है वो नजुल की ज़मीनों पे भी है, और उसमें मुझे लगता है ये सरकार ने लाई है। और इसके विरोध में अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक खड़े हैं या बीजेपी के साथ जो अभी तक कदम से कदम ताल मिलाने वाले रघुराज प्रताप सिंह अगर इसका विरोध कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इसका इफेक्ट जो है कहाँ पड़ा, आराधना मिश्रा कर रही हैं। तो दरअसल ये मुझे लगता है कि सरकार ने क्या सोच के लाई क्या नहीं है, ये सरकार की अभी साफ होगी। मगर मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ें आई हैं तो सबसे ज़्यादा ये डंक जो है भारतीय जनता पार्टी को ही करने जा रही हैं, क्योंकि इन ज़्यादातर नजुल की ज़मीनों पे जिन लोगों के पास हैं उसमें वैश्य समुदाय है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, मुस्लिम है। तो मुझे लगता है कि ये जो नजुल की ज़मीनें हैं ज़्यादातर इन लोगों के पास हैं, और अगर सरकार का खासतौर से इस कानून आने के बाद उन ज़मीनों को वो लेने की कोशिश होती है, तो मुझे लगता है उनके अंदर नाराज़गी बढ़ेगी, और नाराज़गी बढ़ेगी तो बीजेपी के लिए चिंता का सबब बनेगी। अब मुझे लगता है कि ये सरकार जो है, क्या ब्यूरोक्रेसी जो खास प्रशासन है वो कैसे इसको चीज़ों को क्या फीडबैक दिया है क्या नहीं, मुझे लगता है ये चीज़ें इम्पैक्ट कितना पड़ेंगी। ये वो उस तरह की ज़मीनें नहीं हैं कि जो शत्रु संपत्ति की है, जिस पे केवल जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए उनके परिवार या उनके जो रिश्तेदार नातेदार दूर के हैं उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा असर करेगा, और ये बहुत भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब बन सकता है। इसीलिए बीजेपी के विधायक जो सिद्धार्थनाथ सिंह प्रतापगढ़ सदर से हैं, उन्होंने इसका सबसे ज़्यादा विरोध किया। फिर रघुराज प्रताप सिंह खड़े हुए। हालांकि ये कहा जा रहा है कि राजा भैया ने इसलिए विरोध किया क्योंकि ज़्यादातर नजुल की ज़मीन भी उनके पास भी हैं, तो आरोप लग रहा। लेकिन ये सिर्फ राजा भैया और आराधना मिश्रा और सिद्धार्थनाथ सिंह की बात नहीं है, लेकिन इसमें अभी इसके जद में जब इसे कानून तौर पर पूरा बन गया है, अब उसको अगर कानून अमली जामा पहन लेता है और अगर उसका पालन होता है तो इसमें बहुत सारे लोग जद में आएंगे, और ये सबसे ज़्यादा बीजेपी के लिए ही बिल्कुल बीजेपी के गले की फांस बन सकता है ये बिल, ऐसा जानकार कह रहे हैं। पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, पूरी नज़र हमारी बनी रहेगी इस मामले पर। बाकी हरिशंकर तिवारी वाले मामले में जो भी अपडेट्स थे, जो भी पॉलिटिक्स चल रही, हमने आपको समझाने का प्रयास किया। ऐसे लगातार हम रोज़ आते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।